जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, पार्ट 3। आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पौधे में लैंगिक प्रजनन। पौधे का प्रजनन अंग क्या है? फूल। फूल को पौधे का प्रजनन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि फूल में नर जनन अंग पुमंग और मादा जनन अंग जायांग पाए जाते हैं। पुमंग के अंदर परागकण नर गैमेट बनता है और जायांग के अंदर मादा गैमेट एक का निर्माण होता है और फूल के अंदर ही परागकण का मिलन एक से होता है, निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के बाद फूल से फल बनते हैं और फल के अंदर बीज और बीज से नया पौधा। पौधे में लैंगिक प्रजनन कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है? तो पौधे में लैंगिक प्रजनन 3 अवस्था में पूरा होता है। पहली अवस्था है निषेचन से पहले की अवस्था, जिसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की अवस्था। तीसरा है निषेचन के बाद की अवस्था या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन की पहली अवस्था 2 पदों में पूरी होती है। पहले गैमेट का निर्माण होता है जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट का निर्माण जननांगों में होगा। नर जननांग पुमंग में परागकण या माइक्रोस्पोर या नर गैमेट बनते हैं, जिस क्रिया को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जायांग में मादा जननांग में मादा गैमेट एग या ओवा बनता है और जायांग में एग या ओवा बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट के निर्माण के बाद निषेचन के पहले की दूसरी अवस्था गैमेट का स्थानांतरण परागकण पुमंग से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक विभिन्न माध्यम जल, वायु, कीट के द्वारा परागकण जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन या परागन। परागन 2 तरीके से होता है, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जब उसी फूल का परागकण उसी फूल के जायांग के ऊपर जाता है उसे स्वपरागन कहते हैं। पर परागन में क्या होता है? जब एक फूल का परागकण दूसरे फूल के जायांग पर जाता है, मगर फूल की जाति एक होनी चाहिए। परागन की क्रिया के बाद क्या होता है? परागकण कहाँ पहुँच गया? जायांग के वर्तिकाग्र पर। जायांग के अंदर क्या है? मादा गैमेट या एग है। अब परागकण का अंडा से मिलन, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और पौधे में फर्टिलाइजेशन को दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे में 2 नर गैमेट बनते हैं और 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद लैंगिक प्रजनन की तीसरी अवस्था है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस अवस्था में निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है, एक जायगोट द्विगुणित रचना में बदल जाता है जिससे भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया पौधा बनता है। पोलर केंद्रक द्विगुणित होता है, वह एक मेल गैमेट से निषेचन के बाद 3 गुणित रचना में बदल जाता है जिसे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता है जिससे नया पौधा विकसित होता है। अंडाशय के चारों तरफ जो आवरण है अंडाशय भित्ति, वह फल के आवरण फल भित्ति में बदल जाती है। ओव्यूल या बीजांड बीज में बदल जाता है और बीजांड के चारों तरफ इंटुगमेंट या बीजांड आवरण है वो बीज के आवरण में बदल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फूल पौधे का प्रजनन अंग है, क्योंकि फूल के अंदर पुमंग नर जनन अंग और जायांग मादा जनन अंग है और निषेचन की क्रिया भी फूल के अंदर होती है और फूल से फल और फल के अंदर बीज का निर्माण होता है। हम लोग देख लिए फूल का 2 अंग के बारे में तो सीख गए, नर जनन अंग पुमंग है, मादा जनन अंग जायांग है। इसके अलावा फूल के और 2 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। तो कुल मिलाकर फूल के कितने भाग हुए? 4 भाग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो फूल के चारों भाग जिस फूल में पाए जाते हैं उसे कंप्लीट या पूर्ण फूल कहते हैं। जैसे ये फूल पूर्ण फूल है क्योंकि इसमें फूल के चारों भाग हैं, बाह्यदलपुंज, पिंक कलर का दलपुंज, पतले धागे के समान रचना जिससे परागकोश लगा हुआ है पुमंग और सबसे अंदर में जायांग। ये फूल भी पूर्ण फूल है क्योंकि इस फूल में भी फूल के चारों अंग हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पूर्ण फूल होने के साथ साथ ये फूल
को हम लोग पूर्ण फूल को द्विलिंगी फूल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही फूल के अंदर पुमंग भी है, जायांग भी है। इसमें भी पुमंग भी है, जायांग भी है, तो ये दोनों पूर्ण फूल होने के साथ साथ द्विलिंगी भी है। अब कुमड़ा का फूल देख रहे हैं, ये क्या है? अपूर्ण फूल है। इसे हम लोग इनकम्प्लीट या अपूर्ण फूल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फूल में फूल के चारों भाग में से एक भाग अनुपस्थित रहता है। कुमड़ा के फूल में नर फूल अलग होता है, मादा फूल अलग होता है। अब नर फूल में देख लें तो फूल के सिर्फ 3 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग। इसमें जायांग अनुपस्थित है। और मादा फूल में देखें तो इसमें भी 3 भाग हैं फूल के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और जायांग। इसमें पुमंग अनुपस्थित है। तो कुमड़ा का फूल अपूर्ण फूल है। अपूर्ण फूल के साथ साथ ये एकलिंगी फूल भी है। एक फूल में पुमंग है तो दूसरे फूल में जायांग है। अब पूर्ण फूल के विभिन्न भाग को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें। फूल के 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है। इसके अलावा एक और रचना के बारे में सीख लेते हैं, पुष्पवृंत या पेडंकल। पुष्पवृंत क्या है? ये फूल का डंठल है। इस डंठल के द्वारा फूल तने से जुड़ी रहती है। ये डंठल ऊपर में फैल करके गद्दीनुमा रचना बनाता है, जिसे पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। ये पुष्पासन क्या है? क्या कार्य है इसका? तो इसी पुष्पासन से फूल के चारों भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग एक क्रम में सजे रहते हैं। सबसे बाहर बाह्य दलपुंज, उसके अंदर दलपुंज, उसके अंदर पुमंग और सबसे भीतर जायांग रहता है। बाह्य दलपुंज यहाँ ग्रीन कलर की रचना है। इसे हम लोग बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। 5 बाह्य दल से मिलकर बना है। इसकी इकाई है बाह्य दल या सेपल। पुष्पासन के ऊपर है सबसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं फूल का रंगीन भाग दलपुंज। दलपुंज की संख्या भी 5 है। दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। इसकी संख्या 5। रंगीन एक एक को कहते हैं दल या पेटल। तीसरा भाग है पुमंग। ये जो पतली सूते के समान रचना और उसके ऊपर थैली जैसी रचना है, ये पुमंग है। पुमंग को इंड्रोसियम कहते हैं। ये पौधे का नर जनन अंग है। और यहाँ पर पुमंग में हमको 5 पुंकेसर दिखाई दे रहा है। तो पुमंग की इकाई क्या है? स्टेमेन या पुंकेसर। इसके बाद फूल का चौथा भाग है जायांग। ये फूल का मादा जनन अंग है। जायांग को हम लोग गाइनोसियम भी बोलते हैं। इसकी इकाई है कार्पल या पिस्टिल। और जायांग 3 रचना से बना हुआ है। नीचे फूला हुआ भाग है जिसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। अंडाशय से नली के समान रचना ऊपर की तरफ निकली है जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ऊपर घुंडी जैसी रचना है जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। और उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं पुंकेसर में पतले धागे के समान रचना है जिसे तंतु कहते हैं। इसके ऊपर थैली जैसी रचना है जिसे परागकोश या एंथरसैक कहते हैं। तो इस फूल में भी फूल के चारों अंग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसलिए यह पूर्ण फूल होने के साथ साथ भी द्विलिंगी भी है। अब हम लोग फूल के चारों भाग को अलग अलग करके देखें। तो सबसे पहले फूल का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स की इकाई सेपल। मतलब अगर फूल में 5 बाह्य दल हैं एक साथ, उनको बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो इकाई हो गई बाह्य दल। अगर फूल का बाह्य दल को सबसे पहले अलग करें तो कुछ कुछ फूल में बाह्य दल जुड़ा रहता है, 5 बाह्य दल, तो इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त बाह्य दल। संयुक्त बाह्य दल जवा में देखने को मिलता है। और किसी किसी फूल में बाह्य दल आसानी से अलग हो जाता है। 5 बाह्य दल दिखाई दे रहे हैं। इसे हम लोग पृथक बाह्य दल कहते हैं। और पृथक बाह्य दल हमको गुलाब के फूल में देखने को मिलता है। बाह्य दल का रंग कैसा होता है? हरा। यह फूल का सबसे बाहरी भाग है। बाह्य दल की संख्या 5 होती है और पांचों एक साथ बाह्य दलपुंज कहलाता है। इसका रंग हरा है
इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है और कली की अवस्था में फूल को बाहरी वातावरण में सुरक्षित रखता है। अब हम लोग देख लेते हैं फूल का दूसरा भाग, दलपुंज। ये कलरफुल भाग है, इसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। यह फूल को आकर्षक बनाता है। दलपुंज को इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। दलपुंज 5 दल से मिलकर के बनता है, यानी दल और पेटल जो है दलपुंज की इकाई या कोरोला की इकाई है। अब दलपुंज भी किसी किसी फूल में 5 दल अलग हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पृथक दल। पृथक दल जवा में, गुलाब में दिखाई देता है। और कभी कभी 5 दल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहते हैं कि अलग नहीं होते, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त दल, जैसे धतूरा में, कुमड़ा में। दलपुंज फूल का दूसरा और रंगीन भाग है। यह सुगंधित भी होता है। इसकी संख्या 5 होती है। इसकी इकाई को दल, पंखुड़ी या पेटल कहते हैं। और ये इसका रंगीन क्यों होता है? ये रंगीन होने का मुख्य कारण है ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो परागन में सहायता करता है। अब फूल का तीसरा भाग है पुमंग। ये फूल का नर जनन अंग है। इसकी भी संख्या 5 होती है एक साथ अधिकतर फूलों में। तो 5 पुंकेसर हैं। 5 पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करता है। तो पुमंग की इकाई क्या हो गई? पुंकेसर या स्टेमन। स्टेमन कितने भागों से मिलकर बना है? स्टेमन 2 भागों से मिलकर के बना है। स्टेमन में नीचे पतले धागे के समान रचना है, जिसे तंतु कहते हैं, और ऊपर में थैली जैसी रचना है, जिसे परागकोश या अंतरसेक कहते हैं। और इसी अंतरसेक के अंदर परागकण या नर गैमेट बनता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फूल का चौथा भाग, जायांग। इसे मादा जनन अंग भी कहते हैं फूल की, और इसकी इकाई है कार्पेल या पिस्टिल। जायांग 3 भागों से मिलकर बनता है, अंडाशय, वर्तिका या स्टाइल, और वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। अंडाशय क्या है? तो जायांग के सबसे नीचे फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से पतली नली के समान रचना निकलती है, जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ऊपर घुंडी जैसी रचना है, जिसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र या गर्ममुंड भी कहते हैं। अब हम लोग बोल रहे थे बार बार कि पुमंग फूल का नर जनन अंग है। पुमंग की इकाई पुंकेसर है, और इसी पुमंग के पुंकेसर में माइक्रोस्पोर या परागकण या नर गैमेट का निर्माण होता है। पुमंग में माइक्रोस्पोर या परागकण या नर गैमेट के बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो कैसे होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक बार देख लें। 5 पुंकेसर मिलकर के बना रहा है पुमंग या एंड्रोसियम। ये फूल का नर जनन अंग है। तो पुमंग की इकाई क्या हुई? पुंकेसर या स्टेमन। स्टेमन कितने भागों से मिलकर बना है? 2 भागों से। पतले धागे के समान रचना, इसे तंतु कहते हैं, और ऊपर में थैली जैसी रचना है, जिसे परागकोश कहते हैं। अब परागकोश का अंतस्थ काट या ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखने पर हमें परागकोश में क्या रचना दिखाई देती है? यह है परागकोश के अंतस्थ काट की रचना। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है परागकोश में 2 पिंड हैं, एक इधर और एक इधर, और दोनों पिंड के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है। दोनों पिंड के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और परागकोश के चारों तरफ 4 आवरण हैं। सबसे बाहरी आवरण को एपिडर्मिस, बीच वाले आवरण को मिडिल लेयर, अंतस्थ आवरण को एंडोथेसियम, और सबसे भीतर जो आवरण है उसको हम लोग बोलते हैं टेपेटम। इसका काम है माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर को पोषण देना, और इससे एक कड़ा पदार्थ निकलता है स्पोरोपोलेनिन, जो परागकण के निर्माण में सहायता करता है। तो हम लोग देख लिए ये परागकोश के अंतस्थ काट का चित्र है। इसमें 2 पिंड हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। अब एक माइक्रोस्पोरेंजिया को निकाल करके देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो द्विगुणित होता है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस। मियोसिस विभाजन होने के बाद एक
माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितनी पुत्री कोशिका बनेगी? 4। चारों में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है, यानी 4 परागकण या 4 माइक्रोस्पोर बनता है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया पूरी हो गई, 4 माइक्रोस्पोर या परागकण बन गए। अब परागकण देखने में कैसा लगता है? इनलार्ज व्यू और इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो परागकण या माइक्रोस्पोर के चारों तरफ 2 आवरण होता है। ये बाहर वाला आवरण है, इसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन आवरण जो होता है बहुत कड़ा होता है, बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए परागकण में एक जगह एक्साइन अनुपस्थित रहता है, वहाँ पे छिद्र जैसी रचना बन जाती है जिसे जर्म छिद्र कहते हैं। और परागकण के भीतर में भी एक आवरण होता है, वो पतला होता है, इसे इंटाइन कहते हैं। अब इस अवस्था में परागकण परागन के द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र पर जाता है, स्टिग्मा पर जाता है, और निषेचन के समय में परागकण का वहाँ पर विकास होता है, मतलब वो अंकुरित होता है। अंकुरित होता है कैसे? तो परागकण के अंदर केंद्रक जो है एक गुणित है, वो 2 भाग में बट जाता है, तो 2 कोशिका बनती है, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। वर्धी कोशिका जर्म छिद्र के द्वारा अंकुरित होकर एक नली का निर्माण करती है जिसे पराग नली कहते हैं। उसके बाद वर्धी कोशिका नष्ट हो जाती है और जनन कोशिका पराग नली के अंदर आ जाती है और विभाजित होकर के 2 नर गैमेट बनाती है, और परागकण में एक्साइन जो बाहरी आवरण है, इंटाइन, वो भी रहता है। इसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया जायांग के अंदर होती है, जहाँ पर अंडा या एग या मादा गैमेट का निर्माण होता है। जायांग पौधे का मादा जनन अंग है, इसे गाइनोसियम भी कहते हैं। इसके 3 भाग हैं, नीचे फूला हुआ भाग को ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से निकलने वाली नली के समान रचना जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका के ऊपर घुंडी जैसी रचना जिसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। अब अंडाशय में क्या क्या रचना पाई जाती है? अंडाशय या ओवरी की रचना बड़ा करके देखें तो हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? यह है ग्रीन कलर का अंडाशय, अंडाशय का दीवाल है, अंडाशय है, अंडाशय के चारों तरफ ये अंडाशय आवरण है। इसके बाद अंडाशय से निकली हुई नली जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, वर्तिका के ऊपर घुंडी जैसी रचना जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसी वर्तिकाग्र पर आकर परागकण परागन के समय आकर चिपकता है। अंडाशय के अंदर और क्या रचना है? तो अंडाशय के अंदर हमको दिखाई देता है बीजांड, यह है बीजांड, गोल जैसी रचना, और बीजांड के बाहर आवरण है जिसे हम लोग इंट्यूगमेंट कहते हैं, ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। बीजांड और आवरण के बीच में, बीजांड के ऊपर जो आवरण है ब्लू कलर से दिखाया गया है जिसे इंट्यूगमेंट कहते हैं। बीजांड और इंट्यूगमेंट के बीच में पोषक कोशिका का समूह होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। तो ये हुआ अंडाशय, ये हुआ बीजांड का आवरण, ये है बीजांड, और ऑरेंज कलर की रचना है न्यूसेलस। बीजांड आवरण भी, इंट्यूगमेंट भी जो है बीजांड के चारों तरफ है, ये भी बहुत कड़ा आवरण है, इसलिए अंडाशय के निचले भाग में बीजांड आवरण अनुपस्थित रहता है। उस जगह को हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के विपरीत वाला भाग अंडाशय का कहलाता है चालजा। अब हमको बीजांड के अंदर और एक गोल रचना दिखाई दे रही है जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक में मेगास्पोर कोशिका में 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका बनती है। 3 चालजा एंड की तरफ चली जाती है जिसे एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। ये प्रजनन में भाग नहीं लेती, ये पौधे का अवशेषीय अंग भी है। 2 कोशिका बीच में चली आती है जिसे हम लोग पोलर केंद्रक या निर्दिष्ट केंद्रक कहते हैं। ये n+n होता है, 2n, और सबसे नीचे
दो कोशिका एक के बगल में होती है, ब्लू कलर की है, जिसे साइनर्जिड कहते हैं। इसका कार्य है एक की कोशिका को सहारा देना या अंडा को सहारा देना। दो साइनर्जिड और एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ रहता है। यहाँ पर भी चित्र में वही दिखाया गया है, 3 भाग अंडाशय के। जायंग के 3 भाग, अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय के अंदर है बीजांड, बीजांड के अंदर है भ्रूणकोश, बीजांड का आवरण है इंट्रूगमेंट। जहाँ पर बीजांड आवरण नहीं है उस भाग को माइक्रोपाइल एंड, उसके अपोजिट एंड को चालाजा एंड। और 8 केंद्रक अपने आप को सजा लेते हैं, 3 चालाजा एंड की तरफ, 3 माइक्रोपाइल एंड की तरफ और 2 बीच में चला आता है। जो चालाजा एंड की तरफ है उसे एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है उसमें 2 साइनर्जिड और बीच वाली कोशिका एग है। ये एक गुणित है, सारी कोशिका एक गुणित है। एंटीपोडल भी एक गुणित है, एग भी एक गुणित, और उसके बगल में साइनर्जिड भी एक गुणित, और बीच में 2 कोशिका चली जाती है जिसे पोलर केंद्रक या निर्दिष्ट केंद्रक कहते हैं। ये दोनों भी एक गुणित, n+n 2n। तो इस तरह से अंडाशय या ओवरी की रचना समझ में आ गई होगी। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस या एग का निर्माण या मादा गैमेट का निर्माण। मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया कहाँ हो रही है, अंडाशय के अंदर भ्रूणकोश में। सबसे पहले हमको अंडाशय के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बीजांड। और बीजांड चारों तरफ से जिस आवरण से ढका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूगमेंट। बीजांड और इंट्यूगमेंट के बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। इसमें पोषक कोशिका पाई जाती है। अब इसी न्यूसेलस की एक कोशिका किस में बदल जाती है, मेगास्पोर मातृ कोशिका में। MMC मेगास्पोर मदर सेल, ये द्विगुणित है। अब इसमें मियोसिस विभाजन होता है तो एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती है, यानी मेगास्पोर मातृ कोशिका से 4 मेगास्पोर बनता है। इस 4 मेगास्पोर में से 3 नष्ट हो जाता है और एक मेगास्पोर क्रियाशील रह जाता है, जो एम्ब्रायोसेक के अंदर है मेगास्पोर। अब इस एम्ब्रायोसेक में इस मेगास्पोर का 3 बार मियोसिस नहीं होगा, अभी माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक वाली 7 कोशिका बन जाती है। अब 8 केंद्रक जो है अपने आप को भ्रूणकोश में सजा लेता है। 3 चला जाता है चालाजा एंड की तरफ, जिसे एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। इसका प्रजनन में कोई काम नहीं, ये पौधे का अवशेषी अंग है और सब में क्रोमोजोम की संख्या एंटीपोडल कोशिका में एक गुणित। बीच में 2 कोशिका चली जाती है जिसे पोलर या निर्दिष्ट केंद्रक कहते हैं। दोनों में n बराबर 2n हो जाएगा निषेचन के समय में। उसके बाद बीजांड द्वार के पास या माइक्रोपाइल के पास 3 केंद्रक, इसमें से 2 साइनर्जिड, इसमें भी क्रोमोजोम है एक गुणित अवस्था में। साइनर्जिड का काम है मादा गैमेट या एग को सहारा देना, मादा गैमेट भी एक गुणित होता है। इस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया पूरी होती है। अब निषेचन के लिए उधर माइक्रोस्पोर बन गया और इधर एग का भी निर्माण हो गया। निषेचन के तो गैमेट बनने के बाद अब पॉलिनेशन की क्रिया होगी। पॉलिनेशन मतलब होता है परागन। परागन में क्या होता है, पुमंग में परागकण बन गया था नर गैमेट और जायांग में मादा गैमेट एग का निर्माण हो गया। अब परागन की क्रिया होगी। परागन की क्रिया में पुमंग का परागकण जायांग के वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा पहुंचता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। परागन 2 तरीके से होता है, स्वपरागन, इसको हम लोग ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। स्वपरागन में क्या होता है, जब उसी फूल के पुमंग का परागकण निकल करके उसी फूल के जायांग पर जाता है, जायांग के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागन या ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा परागन है परपरागन, इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, एलोगेमी भी बोलते हैं। स्वपरागन द्विलिंगी फूल में होगा जिसमें नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग एक साथ होते हैं, किंतु क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होता है, एक लिंगी फूल में, जिसमें नर फूल यानी पुमंग अलग, मादा फूल जायांग अलग। तो ऐसे कंडीशन में
पुमंग का परागकण निकल करके एक फूल से दूसरे फूल के जायांग के वर्तिकाग्र पर जाता है विभिन्न माध्यम के द्वारा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरह से परागकण जायांग के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम के द्वारा पहुंच जाता है। तो एक लिंगी फूल में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है और द्विलिंगी फूल में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। अब स्वपरागन से क्या लाभ और क्या हानि है, थोड़ा देख लें। स्वपरागन से लाभ क्या है, तो इसमें परागकण नष्ट नहीं होते, इसमें फूल का आकर्षक होना, बड़ा होना जरूरी नहीं है, और इसमें किसी वाहक या कारक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हानि क्या है, तो इस एक ही फूल भाग लेते हैं, इसलिए इसमें जाति कमज़ोर हो जाती है, नए गुण नहीं होते, विभिन्नता नहीं होती। क्रॉस पॉलिनेशन एक लिंगी फूल में हो रहा है, इससे क्या लाभ और इससे क्या हानि है, तो इसमें 2 फूल भाग लेते हैं, तो जिसके कारण संतान स्वस्थ होता है, विभिन्नता अधिक होती है, अनुकूलन अधिक होता है और नई जाति के संतान उत्पन्न होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन से हानि क्या है, तो इसमें फूल के परागन के लिए वाहक या कारक का होना जरूरी है, इसमें अधिक मात्रा में परागकण का होना जरूरी है, परागकण बहुत अधिक मात्रा में नष्ट भी हो जाते हैं, और इस परागन में फूल का बड़ा, आकर्षक, सुंदर होना जरूरी है। अब हम लोग देख लें, परागन तो समझ गए, परागन में क्या हो रहा है, परागकण पुमंग से निकल करके जायांग के वर्तिकाग्र तक जा रहा है कैसे, वो वायु के द्वारा जाता है या जल के द्वारा जाता है या कीट के द्वारा जाता है या पक्षी के द्वारा जाता है। तो ये वायु, जल, कीट, पक्षी, ये सब क्या है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है या परागन के वाहक या कारक है। तो अगर वायु माध्यम है परागन का, यानी वायु के द्वारा परागकण फूल के जायांग के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो ऐसे फूल को हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं, या परागन को एनिमोफिलस परागन कहते हैं। जैसे वायु के द्वारा परागन किस में होता है, धान और मक्का में, और ऐसे वायु से परागित होने वाले फूल की क्या विशेषता है, इसमें परागकोश जो है तंतु से जो लगा रहता है, थैली के जैसी रचना जिसके अंदर परागकण है, वो तंतु से ढीले रूप में जुड़े रहते हैं, और जायांग की जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है वो चिपचिपा और रोम युक्त होता है, ताकि वो परागकण उससे चिपक जाए। परागकण हल्का होता है, शुष्क होता है, ताकि वो वायु में आसानी से उड़ सके, जैसे धान में। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जल के द्वारा परागन। यहाँ पर जल के द्वारा परागकण जायांग के वर्तिकाग्र तक जा रहा है। इस तरह के परागन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलस। किस में होता है, जलीय पौधे में, जैसे हाइड्रिला और जलकुंभी। और जलीय पौधे के फूल की क्या विशेषता होनी चाहिए परागन के लिए, इसमें परागकण अधिक मात्रा में बनता है, और परागकण का जो अपेक्षित गुरुत्व है वो जल के अपेक्षित गुरुत्व के बराबर होता है, इसलिए परागकण जल के नीचे तैरता है और वर्तिकाग्र पर के पास पहुंचकर निषेचन की क्रिया शुरू करता है। यह है हाइड्रिला जलीय पौधा। कीट भी परागन की क्रिया में सहायता करते हैं, तो कीट के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिलस परागन। और कीट के द्वारा परागन किस में होता है, आम, नीम, जामुन में। और कीट के द्वारा परागन होने वाले फूल की क्या विशेषता है, इसमें फूल का आकार बड़ा होता है, फूल आकर्षक होना चाहिए, फूल को रंगीन होना चाहिए, अगर रंगीन नहीं है तो फूल को गंधयुक्त होना चाहिए, जो कीट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यह फूल को रसयुक्त होना चाहिए। ये आम का फूल है जिसमें परागन किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। कभी कभी परागकण पक्षी के द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र तक ले जाए जाते हैं। इस तरह के परागन को हम लोग बोलते हैं ओरिंथोफिलस परागन। और पक्षी के द्वारा परागन किस में होता है, बिगोनिया में और सेमल में। और इस परागन के लिए भी क्या विशेषता होनी चाहिए फूल की, फूल का आकार बड़ा होना चाहिए, फूल आकर्षक होना चाहिए, फूल रसयुक्त होना चाहिए, फूल को गंधयुक्त होना चाहिए। तो सेमल के फूल में होता है, सेमल का फूल सब देखे हो, लाल रंग का बड़ा सा फूल होता है। अब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिए, मतलब माइक्रोस्पोर और परागकण बन गया नर गैमेट। मेगास्पोरोजेनेसिस देख लिए, अंडाशय के भ्रूणकोश में
7 के कोशिका और 8 केंद्रक तैयार है, एक भी तैयार है, मादा गैमेट भी बना हुआ है। अब होगा निषेचन। निषेचन मतलब पौधे में जो निषेचन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन कैसे होता है? तो ये जो परागकण है वर्तिकाग्र पर आ गया, परागन की क्रिया के बाद परागकण अंकुरित होना शुरू हुआ। अंकुरित होने में कौन सहायता करता है? तो तुम पहले ही बता चुके थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में परागकण का जो केंद्रक है 2 भाग में बढ़ जाता है तो 2 कोशिका बन जाती है। ये वर्धी कोशिका से क्या बनता है? परागनली। परागनली बनने के बाद वर्धी कोशिका नष्ट हो जाती है और ऊपर में जो जनन कोशिका है परागनली के अंदर आ जाती है। अब परागकण जर्म छिद्र के द्वारा अंकुरित होकर के परागनली बना रहा है। परागनली किससे बन रहा है? वर्धी कोशिका से। वर्धी कोशिका नष्ट हो गई। अब इस परागनली के अंदर क्या है? जनन कोशिका। ये परागनली आगे बढ़ती चली जाती है और इसमें जो जनन कोशिका है 2 भाग में बढ़ जाती है और क्या बनाता है? 2 नर गैमेट और 2 नर गैमेट परागनली के अंदर है और ये परागनली बीजांड द्वारा या माइक्रोपाइल के द्वारा भ्रूण कोश तक पहुंचती है। भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है क्योंकि परागनली में 2 ठो नर गैमेट है। 2 बार निषेचन कैसे हो रहा है? तो एक नर गैमेट अंडा के साथ मिलेगा और एक नर गैमेट पोलर केंद्रक के साथ मिलता है। तो पहला नर गैमेट अंडा के साथ मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण से बनता है नया पौधा। सेकेंड नर गैमेट पीछे पीछे आता है और वो चला जाता है पोलर केंद्रक के पास। पोलर केंद्रक 2 कोशिका से बना हुआ है, दोनों में क्रोमोसोम एक गुणित अवस्था NN यानी 2N है। अब वो नर गैमेट के साथ संयुक्त होकर के 3 गुणित रचना भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। इस तरह से पौधे में निषेचन होता है और निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। एक नर गैमेट मिलता है एक से और दूसरा नर गैमेट मिलता है पोलर केंद्रक या निर्दिष्ट केंद्रक से। तो 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए पौधे के निषेचन को हम लोग दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको वीडियो के द्वारा भी देख लेते हैं। मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर माइटोसिस, फिर 8 मेगास्पोर बना। अब सब अपने आप को सजाने लगा। 3 चालाजा एंड की तरफ चला गया। चालाजा एंड की तरफ चला गया, इसे एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। 2 बीच में आ गया जिसे पोलर केंद्रक कहते हैं और 3 बीजांड द्वार के पास आ गया। इसमें 2 कोशिका साइनर्जिड है और बीच में 1 कोशिका एग है और सब में क्रोमोसोम की संख्या 1 गुणित है। अब परागन की क्रिया हो रही है। यह है परागकण। परागकण में 2 कोशिका है, ये वर्धी कोशिका और ये जनन कोशिका। इस अवस्था में परागकण जाएगा और फूल के जायांग के वर्तिकाग्र से जाकर के चिपक जाता है। चिपकने के बाद वर्धी कोशिका से क्या बना? परागनली। परागनली के अंदर क्या आ गई? जनन कोशिका। अब ये परागनली चली गई बीजांड द्वार के पास। बीजांड द्वार से पहले जाने के बाद जनन कोशिका 2 भाग में बढ़ जाती है, 2 नर गैमेट बनता है। अब ये एक नर गैमेट जो है अंडा को निषेचित कर रहा है, एक को निषेचित कर रहा है तो जाइगोट बन रहा है और दूसरा नर गैमेट पोलर केंद्रक या निर्दिष्ट केंद्रक को निषेचित करेगा तो जिससे बनेगा भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर या 3 गुणित रचना। कि और अच्छे से समझ में आया गया होगा। अब निषेचन के बाद की अवस्था पोस्ट फर्टिलाइजेशन अवस्था। निषेचन हो गया, अब कौन सा भाग किस में बदल जाता है वो पहले भी स्लाइड में हम डिस्कस किए थे। निषेचन जैसे ही हो गया, नर गैमेट का मिलन अंडा से और एक नर गैमेट का मिलन पोलर केंद्रक से, निषेचन कंप्लीट। वहाँ पे अंडा का मिलन हुआ तो जाइगोट बन गया और पोलर केंद्रक से 3 गुणित एंडोस्पर्म बना। जैसे ही निषेचन हो गया उसी समय जायांग का अंडाशय जो है ओवरी या फल में बदल जाता है। अंडाशय के चारों तरफ जो अंडाशय भित्ति है वो फल भित्ति में फ्रूटवॉल में बदल जाती है। अंडाशय के अंदर जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है ओव्यूल, और ओव्यूल के चारों तरफ जो आवरण है इंट्यूगमेंट वो बीज के आवरण में बदल जाता है। बीज में भी 2 आवरण होते हैं, टेस्टा और टेगमेन।
फलवित्ती को पेरिकार्प बोलते हैं। जैसे आम के फल में पेरिकार्प 3 आवरण से बना है। बाहरी हरा कलर का जो छिलका देखते हैं इपिकार्प, बीच वाला जो गूदा है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोकार्प, और एंडोकार्प होता है गुठली। तीनों को मिला के पेरिकार्प कहते हैं। उसी तरह से ओव्यूल से बन गया बीज, फिर ओव्यूल या बीजांड के चारों तरफ जो आवरण है इंट्यूगमेंट, वो बीज का आवरण बना देता है। बीज के आवरण में 2 आवरण है। बाहरी आवरण को कहते हैं टेस्टा और भीतरी आवरण को बोलते हैं टेगमेन। एक बदल जाता है द्विगुणित रचना, जाइगोट। जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया पौधा। पोलर या निर्दिष्ट केंद्रक जो बीच में है वो द्विगुणित है। एक मेल गैमेट के मिलने के बाद वो 3 गुणित रचना भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में बदल जाता है, और एंडोस्पर्म का काम है भ्रूण को पोषण देना। तो इस तरह से पौधे में निषेचन के पहले की अवस्था, गैमेट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन हो गया, निषेचन हो गया, दोहरा निषेचन, और निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ वो भी हम लोग समझ गए। इसके बाद कभी कभी ऐसी घटना होती है कि बिना निषेचन से ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। जैसे केला और अंगूर में, केला और अंगूर में क्या होता है, बिना निषेचित अंडाशय ही, अभी तक हम लोग देखें लैंगिक प्रजनन में निषेचन के बाद अंडाशय में फल में बदलता है, किंतु पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना निषेचित अंडाशय से ही फल बन जाता है। और इस फल का आकार सामान्य फल मतलब जो फल निषेचन से बना, उस फल से पार्थेनोकार्पिक फल में क्या अंतर है। पार्थेनोकार्पिक फल बिना निषेचन के बना था, और जो फल निषेचन से बना, पार्थेनोकार्पिक फल उससे आकार में बड़ा होता है और इसमें बीज की मात्रा भी कम होती है। फल क्या है, निषेचन के बाद अंडाशय के बदले हुए रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, फल। फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट। सत्य फल जैसे उदाहरण आम। सत्य फल किसको कहते हैं, तो जो फल फूल के अंडाशय से बनता है उसे सत्य फल कहते हैं, और जो फल फूल के दूसरे भाग से बनता है, अंडाशय से नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। जैसे सेब और नाशपाती। इस जो सेब हम लोग खाते हैं वो कौन सा भाग खाते हैं, थैलमस, मतलब यहाँ पे थैलमस से बना है सेब जो खा रहे हैं। उसका ट्रू फ्रूट्स जो बीज रहता है, उसके बीज के जो बीच वाला भाग है वही है उसका ट्रू फ्रूट, जिसको हम लोग खाते नहीं हैं। तो आज का चैप्टर बस इतना तक ही। आशा करती हूँ ये पार्ट भी तुम लोगों को, ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा।